हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय के द्वारा दिया जाने वाला अभ्यास प्रश्न पत्र क्लास 9वीं मतलब 9th क्लास का हिंदी का जो सैम्पल पेपर दिया गया है उसे सॉल्व करते हैं। ये क्लास 9th के लिए है। टाइमिंग इसका 3 घंटे है और जो मार्क्स हैं वो 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है आपका। तो आज हम सैम्पल पेपर हिंदी का जो फर्स्ट सैम्पल पेपर दिया गया, आपको पता चला है कि सभी सब्जेक्ट के दो सैम्पल पेपर दिए गए हैं। तो आज हमने स्टार्ट किया है कि हिंदी का फर्स्ट सैम्पल पेपर करेंगे और उसके बाद इसी तरह से आप मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आपको मिल जाएंगे। आप वहां से इसकी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, ये आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब हम पहले करते हैं बहुविकल्पीय। सेक्शन ए दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, 5 मार्क्स का है आपका। इसे फटाफट रीड कर लेते हैं हम। एक विकसित राष्ट्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना है उसका साक्षरता स्तर, मतलब उसकी पढ़ाई का जो स्तर है वो क्या है, सबसे ज़्यादा वो विकसित है या नहीं है, इस पर डिपेंड करता है। 100 करोड़ लोगों को शिक्षित करना कोई खेल नहीं। यह लक्ष्य अपने सभी युवकों के सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है। आप में से ऐसे बहुत से खुश नसीब है जो अच्छे स्कूलों में पढ़कर स्तरीय शिक्षा ले रहे हैं, किंतु बहुत से आपके भाई बहनों को यह नसीब नहीं, खासकर जो आपके आसपास गांवों में रहते हैं। एक विकसित राष्ट्र की पहचान है कि उसमें अमीर गरीब के भेद दृढ़तापूर्वक मिटा दिया जाए। इसका यह तरीका है कि आपके स्कूल आपके आस पड़ोस में एक गाँव को अपना ले और प्रत्येक छुट्टियों के दिन उस गाँव में जाए और कम से कम 2 लोगों को साक्षर बनाने में सहयोग देकर ज्ञान का दीप जलाएं। इसके साथ ही बच्चे अपने विद्यालय परिसर घर में 10 पौधे लगा सकते हैं। इससे आज से कुछ सालों बाद हम सभी हरे भरे परिवेश में काम कर सकेंगे, जिससे कि हमारे अंदर सृजनात्मक सोच और सक्रियता पनपेगी। छात्र, बुजुर्ग, बीमारों और विशेष आवश्यकता वाले लोगों की देखभाल कर सकते हैं। ऐसे भद्र व्यवहार से विकास के लिए अनुकूल और शांतिपूर्ण व्यवहार तैयार हो सकेगा, जो कि निष्ठापूर्ण कार्य हो सकेंगे और 100% सफलता मिलेगी। यहाँ पर मुझे संत तिरुवल की वे पंक्तियां याद आती है उन्होंने तिरुपुरम में बड़ी सुंदरता से कहा है, सफलता और धन अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं, उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जिससे वह दृढ़ इच्छा और योजनाबद्ध लगन होती है। मतलब क्या कह रहे हैं कि सफलता और धन अपना रास्ता ढूंढ लेता है, जो व्यक्ति दृढ़ मेहनत करता है, इच्छा शक्ति होती है जिसके अंदर, वहां पर अपने आप पहुंच जाते हैं। नसीब उस इंसान तक खुद चलकर आ जाता है जिससे अदम्य उत्साह और कभी न पस्त होने वाली हिम्मत होती है। तो ये पैराग्राफ रीड किया आसान। अब इससे रिलेटेड एकदम डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया। गद्यांश के अनुसार किसी राष्ट्र को विकसित करने का महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो देखो हमने भी पढ़ा था साक्षरता स्तर। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या, ग्रामीण क्षेत्रों में डैश का अभाव होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्तरीय शिक्षा का अभाव होता है। एक अच्छी लेवल की जो शिक्षा है वो वहां पर नहीं होती है, इस चीज का क्या होता है, अभाव होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर ग में देखिए, कथन और कारण है दोनों। विकसित राष्ट्र में असमानता अधिक होती है। देखो ये स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं है। अमीर गरीब का भेद बना रहता है। देखो ये वाली स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं है। तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा इसमें, कि ना तो ऊपर वाली स्टेटमेंट सही है कि असमानता नहीं होनी चाहिए, और सेकंड क्या है, अमीर गरीब का भेद नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या है, एक विकसित राष्ट्र है। तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं घ आंसर। ऐसे भद्र व्यवहार से विकास के लिए अनुकूल और शांतिपूर्ण माहौल तैयार हो सकेगा। गद्यांश में आए कथन के पक्ष में अपने कौन सा तर्क सही है, या आपको कौन कौन से तर्क सही लगे हैं ये बताना है। तो देखो क्या कहा गया, बच्चे अपने विद्यालय परिसर में और घर में 10 पौधे लगाएं, ये स्टेटमेंट सही है। छात्र, बुजुर्ग, बीमार और विशेष आवश्यकता वाले लोगों की देखभाल कर सकते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक दान करे, तो दान करने का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं हो, आपको अपने गद्यांश के अकॉर्डिंग बताना है। तो डी आंसर यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड, ये डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। अदम्य उत्साह और हिम्मत वाला व्यक्ति क्या योग्यता रखता है? क्या योग्यता रखता है जो अदम्य और हिम्मत वाला होता है? तो अपना नसीब स्वयं बनाने की, क्या करना है, अपना नसीब स्वयं बनाने की हिम्मत रखता है। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर हमें आंसर्स करने हैं। 5 मार्क्स का है, तो एक बार रीड कर लेते हैं। रीड करने से क्या होगा, एटलीस्ट समझ में आ जाता है। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता, लाखों बार गगरियां फूटी शिकन न आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियां डूबी चहल पहल वो ही है तट पर। देखो क्या कह रहे हैं कि कुछ खिलौनों के टूटने से बचपन नहीं मरा करता, घगरिया जो मटके होते हैं उनके फूटने से, जो पनघट है जहां से पानी लिया जाता है वहां पर कोई शिकन नहीं है, कश्तियां डूबने पर तट पर अभी भी क्या है, उसी तरह की चहल पहल है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों, तम मतलब कि अंधकार की उम्र बढ़ाने वाला, लो मतलब कि उजाले की आयु घटाने वालों,
लाख करे पतझड़ कोशिश उपवन नहीं मरा करते, मतलब कि हर बार पतझड़ आता है लेकिन उपवन मतलब कि बाग नहीं मरा करता। लूट लिया माली ने उपवन लूटी ने, लेकिन गंध फूलों की, मतलब माली क्या करते हैं, जो फूल होता है उनको ले लेके जैसे आगे दे देते हैं ना, तो कहते हैं कि लूट लिया माली ने उपवन को लूटी ने, लेकिन गंध फूलों की, लेकिन महक तो जो गार्डन होता है, पार्क होता है, वह बनी ही रहती है। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की, नफरत गले लगाने वालों सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता, मतलब कुछ लोग नाराज हो जाएंगे तो दर्पण जो है वो नहीं मरा करता। देखो अच्छा है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। खिलौनों के टूट जाने से बचपन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बचपन नहीं मरा करता, तो डी आंसर यहाँ पे सही आ जाएगा कि खिलौनों के टूटने से बचपन नहीं मरा करता। नेक्स्ट देखो, लाख कश्तियां डूब जाने पर तट का क्या वातावरण रहता है? वैसे ही चहल पहल बनी रहती है पहले जैसी, तो सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है कथन और वो पढ़ना है हमें। पतझड़ आने पर उपवन समाप्त नहीं होते, सही है। प्रकृति फिर से नए पत्तों और फूलों को जन्म दे देती है, देखो दोनों ही स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए और सी, मतलब ए जो व्याख्या कथन है उसकी व्याख्या सही हो रही है, सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि दोनों कथन सही है और व्याख्या भी हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं है काव्यांश के अनुसार उपवन कौन लूटता है? कौन लूटता है उपवन? तो देखो यहाँ पे कहा था काव्यांश के अनुसार उपवन कौन लूटता है? माली, तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरों की कमी निकालने वाले, कविता की पंक्ति का आशय क्या है? तो दूसरों की कमी निकालने वाले, सब पर धूल उड़ाने वाले, क्या हो जाएगा? जो सब पर धूल उड़ाते हैं, दूसरों की कमी निकालते हैं, तो क्या है इस पंक्ति कविता में इसका आशय हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर थर्ड में। निर्देशानुसार उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है, आपको 4 करने, हम यहाँ पे सभी करेंगे। विज्ञान में उपसर्ग बताइए, तो विज्ञान में वी यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, ए आंसर हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखते हैं पहाड़ी, पहाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखो पहाड़ प्लस ई, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, ए आंसर यहाँ पे क्या है? सही है। नेक्स्ट देखो क्या है, नियमित शब्द में मूल और प्रत्यय अलग कीजिए, आपको क्या करना है? प्रत्यय और मूल अलग करना है, तो नियम प्लस इत, तो नियमित बन जाएगा, तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं घ यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्यों में प्रत्यय के गुण पहचान कर नीचे दिए गए सर्वाधिक जो उपयुक्त है उनमें से हमें लगाना है। तो प्रत्यय शब्द के प्रारंभ में लगते हैं? नहीं लगते। शब्द के अंत में लगते हैं? ये स्टेटमेंट सही है। प्रत्यय लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आता। प्रत्यय लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, तो यहाँ पे सेकंड और फोर्थ सही है, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डी आंसर हो जाएगा कि सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। कि प्रत्यय देखो समाज, सामाजिक, तो कोई परिवर्तन नहीं है, समाज से ही रिलेट करता हुआ आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा, इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता प्रत्यय लगने के बाद, तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉलम में हमें मिलान करना है, देखो मिलान करते हैं। सबसे पहले कौन सा है यहाँ पर? ऊंचाई, ऊंचाई में यहाँ पर ऊंच, ऊंच से लेके आ गया ऊंचाई, तो ये हो जाएगा इसका सेकंड का। उसके बाद सुंदर, सुंदरता हो जाएगा। उसके बाद दुकान, दुकानदार, तो देखते हैं ये कहाँ पे मैच करता है। सबसे पहले आएगा सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, तो ए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें समास पे आधारित प्रश्न करने हैं। तो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन? सुख दुख समस्त पद का समास विग्रह होगा, तो जब भी जो योजक चिन्ह आता है बीच में, सुख और दुख के बीच में योजक चिन्ह है, तो उसमें लग जाएगा और, तो सुख और दुख, तो ए आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और जब भी इस तरह का योजक चिन्ह आ जाता है तो वो हो जाता है द्वंद्व समास। ठीक है, विद्यालय शब्द में समास होगा, तो विद्यालय शब्द में जो समास है वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास, बी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्या और आलय हमारा इसका वो बन जाएगा, जो समास विग्रह करना होगा तो विद्या आलय, उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास। द्विगु से देखो दो साउंड आती है ना, दो, तो दो जहाँ संख्या आ रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास, तो डी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित समासों में अव्यय भाव समास के उदाहरण देना है। तो अव्यय भाव समास में क्या होता है? जो फर्स्ट जो शब्द होता है ना, वो एकदम मतलब हर किसी के लिए सेम रहता है, पीछे के वर्ड से चेंज नहीं होगा। तो देखो क्या हो जाएगा? आजीवन और भरपेट, क्या हो जाएगा? आजीवन और भरपेट। थर्ड एंड फोर्थ जिसके अंदर आते हैं, तो थर्ड एंड फोर्थ, एक सेकेंड,
तो देखो यहाँ पे आजीवन, ये देखो, और जो ये दोनों हैं इनमें क्या है यहाँ पर, फर्स्ट ये तो हो जाएगा, देखो द्विगु समास हो जाएगा, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। सॉरी, फर्स्ट क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, रात और दिन द्वंद्व समास। पंचरत्न यहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास, 5 संख्यावाची आ जाएगा। और ये दोनों जो है आजीवन और भरपेट, ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमारे अवयवी भाव समास। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ड है यहाँ पर, फिर हमें मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति मतलब 3 मूर्तियां, है ना, 3 मूर्तियों का समाहार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस फर्स्ट हो जाएगा द्वंद्व समास, तो सेकंड आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्रेम पूर्ण, प्रेम पूर्ण मतलब यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष, प्रेम और पूर्ण दोनों ही शब्द है ना, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। और हार और जीत, ये हो जाएगा द्विगु समास। एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ कर गए हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, त्रिमूर्ति द्विगु समास है ना, द्विगु मतलब 2 नंबर आ रहे हैं ना, तो द्विगु समास। उसके बाद हार जीत यहाँ पे आ जाएगा द्वंद्व समास, और प्रेम पूर्ण यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो अब यहाँ पे मैच करते, देखो फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड कहाँ पर है, डी में, तो डी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आपको अर्थ की दृष्टि के पे वाक्य भेद है, वाक्य भेद आपको यहाँ पर करने हैं। तो आइए करते हैं वाक्य भेद। सबसे पहले वाक्य का प्रकार बताना है आपको, कौन सा है, सुखविंदर पौधों में पानी नहीं डाल रहा है। तो जहां पे भी नहीं आ जाता है वो निषेधवाचक हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा निषेधवाचक। डी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। विधानवाचक जो कि एक स्टेटमेंट होती है, सूर्य उगता है, सूर्य पूर्व से उगता है, पश्चिम में छिपता है, ऐसी जो स्टेटमेंट होती है वो होती है विधानवाचक में। आज्ञावाचक में कोई आज्ञा दी जा रही है, प्रश्नवाचक में कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, और निषेधवाचक में क्या होता है, नहीं आता है, किसी न किसी तरह से नहीं आता है। तो देखो सुखविंदर पौधों को पानी नहीं डाल रहा है, तो क्या हो जाएगा, निषेधवाचक। डी, ये इजी होते हैं क्वेश्चन, इनको जरूर करना। डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य का प्रकार बताइए। नव वर्ष मंगलमय हो, तो हम इच्छा कर रहे हैं ना कि भाई नया साल क्या हो, खुशियों वाला हो, मंगलमय हो, तो ये क्या हो जाएगा, इच्छावाचक। ये क्या हो जाएगा, इच्छावाचक। हमारी इच्छा है कि जो नया साल है वो अच्छे से बीते, तो ये क्या हो जाएगा, इच्छावाचक। नेक्स्ट देखो, तुम प्रथम आए हो, इस वाक्य में विस्मयवाचक वाक्य में लिखना है। ये वाक्य है कि तुम प्रथम आए हो। अब विस्मयवाचक क्या होता है, जिसमें इस तरह ओ की साउंड आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाह, या जो ये मार्क है ना, ये वाला जरूर लगता है, विस्मयबोधक जो निशान होता है ना, इस तरह का मार्क जब लगता है वो विस्मयवाचक वाक्य होता है। तो हमें यहाँ से पता ही चल गया, डी आंसर, वाह तुम प्रथम आए हो, ये डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो तुम प्रथम नहीं आए हो, निषेधवाचक हो गया। अगर तुम प्रथम आते तो ये संयुक्त हो जाएगा। क्या तुम प्रथम आए हो, प्रश्नवाचक हो गया। तो यहाँ पे डी आंसर, वाह तुम प्रथम आए हो, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका विस्मयवाचक वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं, है जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, अर्थ की दृष्टि से वह कौन सा वाक्य, देखो सेम ही वापस रिपीट होगा, जिसमें कार्य न होने का भाव प्रकट होता है। तो कार्य न भाव होने का अभी आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शी, निषेधवाचक। नहीं हो रहा है ना इसमें, तो उसे हम क्या कह देंगे, निषेधवाचक। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन ड है यहाँ पर, प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण। तो प्रश्नवाचक में कोई प्रश्न वाक्य बनता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो हम यहाँ पे देखें, क्या ट्रेन देरी से चल रही है, तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप मेरे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आप अच्छे से वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हिंदी के डाल रही हूँ, उसके सभी सब्जेक्ट के दे दूंगी, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और सभी क्लासेस के भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप जैसे यहाँ पे तो मैं पूरा वीडियो डाल रही हूँ, आपको सिर्फ आंसर शीट चाहिए जहाँ पे सिर्फ आंसर्स मिल जाए, तो उसके लिए आप मेरी इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है स्मार्ट स्टडी 10 करके, आप वहाँ पे उससे जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक सर्कुलर बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं अभी यहाँ पर सबसे पहले पंक्तियां देखते हैं क्वेश्चन में। अलंकार हमें पहचानना है कि अलंकार कौन सा है। तो नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, तो यहाँ पे हमें अलंकार कौन सा है ये देखना है। तो देखो अलंकार 6 क्वेश्चन है ये। देखो सबसे पहले यहाँ पे आएगा उपमा। नील गगन सा शांत हृदय की क्या उपमा दी जा रही है, भी नील गगन जैसा है शांत, तो देखो उपमा दी जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, कमल मुख सुंदर लगता है। कमल मुख सुंदर लगता है, देखो कमल का तो कोई मुख नहीं है, लेकिन कमल मतलब कमल जैसा मुख क्या होता है, सुंदर लगता है, तो यहाँ पे भी उपमा ही दी जा रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखो, उपमा मतलब कि किसी की तारीफ की जा रही है। मैंने उत्तर दिया कि उत्तर की ओर जाओ, क्या कहा रहा है कि मैंने उत्तर दिया कि उत्तर की ओर जाओ। यहाँ पे देखो क्या बात कही जा रही है, उत्तर लिखा है, लेकिन इस उत्तर के 2 मीनिंग है, एक तो है दिशा और एक है यहाँ पे जवाब।
एक ही शब्द है उत्तर, उसके दो अलग अलग मीनिंग आ रहे हैं। एक आ रहा है जवाब और एक आ रहा है दिशा, उत्तर दिशा। तो मैंने कहा मैंने उत्तर दिया, उत्तर की ओर जाओ। तो ऐसा जब होता है तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यमक अलंकार, ऐसी जब एक ही शब्द की पूर्णावर्ती होती है और दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है तो वो क्या होता है, यमक अलंकार। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, निम्न में से यमक अलंकार की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। यमक अलंकार कौन सा है, इनमें आपको इनकी पहचान करनी है। तो देखो ये देखो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा भुखमरी की समस्या का हल हल चलाने में है। यहाँ पे देखो क्या कहा गया, बी आंसर। भुखमरी की एक समस्या का हल मतलब कि समाधान हल चलाने में, मतलब किसान को कहा गया कि किसान हल चलाएगा तो उसका समाधान मिल जाएगा। तो बी आंसर यमक अलंकार को आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पे दो हल दिए गए हैं लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। जैसे ऊपर उत्तर दिया गया था, दोनों उत्तर का मीनिंग अलग अलग था। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ढ में क्या कहा गया है। जब किसी पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वह कौन सा अलंकार है, कि एक वर्ण क्या है बार बार आ रहा है। जैसे कि देखो यहाँ ही देख लो एग्जाम्पल, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। देखो सु 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 की क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। जब ऐसा एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यमक में क्या था, पूरा उत्तर, जैसे उत्तर लिखा था तो ये उत्तर बार बार में लिखा हुआ आया था और मीनिंग अलग था। लेकिन यहाँ पे सु की पुनरावृत्ति हो रही है, देखो सु 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 ना, तो ये क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो ये हो जाएगा बी, अनुप्रास अलंकार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये अब आपके जो चैप्टर है बुक में उसमें से लिया गया है चैप्टर, तो देखते हैं। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनसे उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था तो मैं सन 1917 में यहाँ आई। उसके बाद गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया। आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया था। जहां तहां हिंदी का प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे। एक और वेस्ट मैडम हमको साथ लेकर आती थी, हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओश जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्री पाठक जी होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। एक बार की घटना याद है कि एक कविता पर मुझे चांदी का कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी, सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उससे आकर कहा देखो यह मिला। तो देखो यहाँ पे ये चैप्टर से दिया गया, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले क्या कहा गया, लेखिका आनंद भवन क्यों जाती थी। तो लेखिका देखो हिंदी का प्रचार प्रसार करने, कवि सम्मेलन में भाग लेने, कवियों को सुनने और देखने के लिए आनंद भवन का भ्रमण करने। तो बी यहाँ पे क्या आ जाएगा, कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए। बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड, आनंद भवन कवि सम्मेलन के अलावा किस चीज का प्रमुख केंद्र बना हुआ था। तो स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष का क्या बना हुआ था, प्रमुख केंद्र। बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो गय में क्या कहा गया है, अपनी कविता सुनाने की बारी का इंतजार लेखिका को डैश के कारण होता था, किसी बेचैनी के साथ क्या करते थे, अपने जो उसका मतलब बारी का इंतजार करते थे। डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था, गद्यांश के अनुसार पंक्ति का क्या आशय, मतलब लगभग हर अधिकतर क्या मिलता था, प्रथम पुरस्कार मिलता था यहाँ पर। तो क्या आंसर हो जाएगा, लेखिका कवि सम्मेलन में अधिकतर प्रथम पुरस्कार प्राप्त करती थी या लेकर आती थी। तो सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लेखिका को चांदी का कटोरा डैश मिला था, किसके लिए मिला था, कविता के उपहार के लिए मिला था ना, कविता में उसको मिला था। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। देखो 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया, चैप्टर से रिलेटेड ही है ये, 2 मार्क्स का है। सालिम अली की ख्याति किस रूप में थी, किस रूप में थी, पक्षी वैज्ञानिक के रूप में। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है, लडकोर के मार्ग में लेखक को अपने साथियों से पिछड़ने का कारण क्या था। क्योंकि जो उनका लहासा की ओर से चैप्टर है ना, क्योंकि उनका क्या था, जो घोड़ा था वो बहुत सुस्त था, जिसके कारण क्या हुआ था, वो मार्ग भटक गए थे। तो ए आंसर, सुस्त घोड़े के साथ मार्ग भटक जाने के कारण क्या हुआ था, वो अपने साथियों से पिछड़ गए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे पठित एक पाद्यांश दिया गया आपकी बुक में से है और उसी के बाद क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया है, हंसमुख हरियाली हिम आपत, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नव आच्छद, निरुपम हिमांत में सिंह शांत निज शोभा से हरता जनमन। तो देखो क्या है इसके क्वेश्चंस देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, अधिकतर देखो आपको लगभग कितना पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो थोड़े से अगर आपको चैप्टर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप अच्छे नंबर हिंदी में बहुत आसानी से ला सकते हैं।
हरियाली की तरह कौन अलसाकर सो गई है? तो हरियाली की तरह देखो कौन अलसाकर सो गई है? सर्दी की हवा। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में पन्ना नामक रत्न का वर्णन किया गया है? तो पन्ना नामक वर्णन का, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम। तो मरकत यहाँ पे क्या है? पन्ना है। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, गांव को किसने अपने आवरण से ढक लिया है? तो नीले आकाश ने। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पद्यांश में वर्णित सौंदर्य का आचमन में मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब सौंदर्य को देखकर क्या प्रभाव पड़ता है? मन क्या है? आकर्षित हो रहा है, उसको देखकर क्या हो रहा है? खुश हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। उपयुक्त पद्यांश में वर्णन किया गया, कहाँ का वर्णन किया जा रहा है? गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन है, 1 1 मार्क्स के हैं। क्या कहते हैं देखते हैं। मेघ के बंठन के आने पर हवा में क्या परिवर्तन होता है? जब बंठन कर आती है तो हवा क्या है? नाचती गाती आगे पीछे आगे आगे चलती है। सी आंसर यहाँ पर आ जाएगा। कवि ने बच्चे काम पर जा रहे हैं पंक्ति को किस रूप में चिन्हित किया है? कि बच्चे काम पर एक भयानक पंक्ति के रूप में क्या किया है? इसको चिन्हित किया है। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब ये सारा हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप था। अब हम यहाँ पर करते हैं सब्जेक्टिव टाइप, मतलब अब आपके जो बुक के वर्णनात्मक क्वेश्चन है, काफ़ी पेपर हम कर चुके हैं, अब वर्णनात्मक क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 11th क्वेश्चन है, इसमें 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 25 से 30 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है और 2 मार्क्स के हैं आपके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं, प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग पढ़ने के बाद आपको प्रेमचंद के किस तरह के व्यक्ति नजर आते हैं? विचार करते हुए लिखिए। तो आप मेरी इंस्टाग्राम पे स्मार्ट स्टडी SMAR_TSTUDY10 इस तरह से जब आप करेंगे तो मेरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, उसे लाइक कर लीजिए। पोस्ट की है, उसके अंदर कुछ सर्कुलर्स हैं और इसके अलावा उसके अंदर जो भी आंसर्स की आएंगी वो उसके अंदर मैं डाल दूंगी, जिससे कि आपको शॉर्ट में आंसर्स जल्दी मिल जाए। कभी कभी जल्दी में चाहिए होता है तब आप वहाँ से देख सकते हैं। इन सब की जो हम कहेंगे PDF है जो शॉर्ट में आंसर हो, जिसमें वो भी मैं डाल दूंगी सैम्पल पेपर की, जिससे आपको जल्दी से वहाँ से मिल जाए। तो इसको ज़रूर फॉलो अप कर लीजिएगा। तो अब देखते हैं आंसर हम क्या कहा गया। प्रेमचंद बेहद सादगी से रहने वाले व्यक्ति थे, उन्हें किसी भी तरह का दिखावा पसंद नहीं था। प्रेमचंद संतोषी स्वभाव के व्यक्ति थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सालिम अली की तुलना टापू से न करके अथाह सागर से क्यों की गई है? टिप्पणी दीजिए। क्योंकि सालिम अली क्या उनमें इतना ज्ञान था, इतनी उनको जानने की शक्ति थी, तो उन्हें एक टापू नहीं, छोटा सा टापू नहीं, बल्कि एक सागर से उनकी तुलना की गई, बड़े समुद्र से उनकी तुलना की गई है। देखो क्या कहा गया, सलीम अली प्रकृति की दुनिया में टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। सलीम अली प्रकृति में के खुले सागर में, खुले संसार की खोज करने के लिए निकले थे। मतलब वो क्या करते, प्रकृति में खुले संसार की खोज कर रहे थे, छोटी मोटी चीजें नहीं थी। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव आया उन्हें संजोया, जो उन्होंने अनुभव किया उनको उन्होंने संजोया। मतलब उन्होंने छोटे मोटे निष्कर्ष नहीं निकाले कि भाई छोटी सी लैब में अपना एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बड़ी बड़ी जगह जाकर बड़े बड़े प्रकृति के साथ जो उन्होंने पक्षियों को लेके या किसी भी चीज को लेके उन्होंने उस तरह की पूरी खोज की है। इसीलिए वो सिर्फ टापू नहीं है, बल्कि क्या है, एक पूरा सागर बन चुके हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, लेखक ने उपभोक्तावाद की संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती किस आधार पर माना है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखो, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि वे चाहते थे कि हम अपनी परंपराओं पर दृढ़ रहें, नवीन सांस्कृतिक मूल्यों को अच्छी प्रकार से जांच परख कर ही स्वीकार करें। हमें बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार का अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए, मतलब बिना सोचे समझे किसी बात को फॉलो नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारा समाज पथ भ्रष्ट हो जाएगा। तो देखो क्या कह रहे हैं कि उपभोक्ता संस्कृति को एक समाज के लिए चुनौती यूँ कहा है क्योंकि हमारी जो परंपरा है, जो नई हम चीज़ों को फॉलो करते थे, उनको भूलकर हमने क्या है, नवीन संस्कृति मूल्यों को बिना जान पहचाने उन्हें क्या करना शुरू कर दिया है, स्वीकार करना शुरू कर दिया, उनको फॉलो करना शुरू कर दिया है बिना, मतलब जैसे हमने देखा वेस्टर्न कल्चर को देखा उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, बल्कि अपनी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो समाज है नई संस्कृति को अपनाता जा रहा है, पुरानी संस्कृति को भूलता जा रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा उपभोक्ता संस्कृति हमारे समाज के लिए एक चुनौती है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ल्हासा की और पाठ के आधार पर बताइए।
तो देखो किस तरह से लिखेंगे आप। उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्हें भीखमंगे के रूप में, भीखमंगे लिखेंगे यहाँ पे, भीखमंगे के रूप में उन्होंने, एक भीखमंगा जैसे होता है ना, इस तरह से उन्होंने क्या की थी, यात्रा करी थी। लंगकोर का रास्ता जब तय कर रहे थे तो रास्ता तय करते समय रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने साथियों से पिछड़ गए थे। टाडा थंगला जैसे खतरनाक जगहों को पार करना पड़ा। तो देखो मतलब इसमें बहुत सारी बातें, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। सैंपल पेपर सेकंड में भी इसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा अलग लिखवाया है, तो अगर ऐसा फाइनल में आता है तो आप मिक्स करके दोनों को लिख दीजिएगा। तो देखो क्या है, तिब्बत की यात्रा करना मतलब उस समय अनुमति ही नहीं थी, परमिशन नहीं थी, तिब्बत की यात्रा करना ईजी नहीं था। तो एक भिखमंगे के रूप में उन्होंने क्या करी, यात्रा करी। उसके अलावा रास्ता भटक गए थे, जिसके कारण वो अपने साथियों से भी पिछड़ गए थे। इसके अलावा बहुत खतरनाक जगह थी जिनका सामना कर रहे थे, लोट मतलब ये डाकू, इनसे भी उनको डर लग रहा था। अपने दोस्तों किसी से उन्होंने वो आश्रय लिया था किसी के घर में, तो भी उनको डर लग रहा था। काफी कुछ चीजें थी, आप चैप्टर को रीड करके और भी इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर भी आपको क्या है, 4 प्रश्नों के उत्तर, 4 प्रश्न है, उनमें से 3 प्रश्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बच्चों का काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चे अगर कहीं काम पर जा रहे हैं, वो स्कूल ना जाके अपनी जिंदगी ना जीकर किसी के घर काम कर रहे हैं, तो वो एक धरती के लिए क्या है, एक हादसे के समान, एक बुरी बात ही है। इसी के बारे में हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है। देखो क्या लिखेंगे हम। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और समाज का एक महत्वपूर्ण भाग। यदि हम समाज के इस महत्वपूर्ण भाग को उचित अवसर नहीं प्रदान करेंगे तो समाज उन्नति कैसे करेगा। सब बच्चे एक समान होते हैं, हमें उनका बचपन नहीं छीनना चाहिए। यह एक घोर अपराध है और एक अमानवीय कर्म है। इसलिए बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। अगर बच्चे काम पर जा रहे हैं तो एक शर्म की बात है, एक हादसे की बात है। वो पढ़ाई ना करके अपना जो बचपन है उसे ना जीकर क्या करें, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक हादसे के समान है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए। मेघ आए बन ठन के कविता के आधार पर लिखिए। मेघ रूपी मेहमान के आने से हवा के तेज बहाव के कारण आंधी चलने लगती है, जिससे कभी पेड़ झुक जाते हैं तो कभी उठ जाते हैं। दरवाजे खिड़कियां खुल जाती है, नदी बांकी होकर बहने लगती है, पीपल का वृक्ष भी झुकने लगता है, तालाब के पानी में उथल पुथल होने लगती है और अंत में आसमान में वर्षा होती है। तो देखो ये उसके वातावरण में परिवर्तन आए हैं। तेज बहाव से आंधी चलना, पेड़ का झुकना, खिड़कियां खुलना, नदी का बहना, पेड़ों का झुकना, पानी में उथल पुथल होना, और अंत में लास्ट में क्या होता है, बारिश ही हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न में। देखो क्या कहा गया है। कवि मोहन के संकल्पों पर अपने जीवन को क्यों नुच्छार करना चाहते हैं। कैदी और कोकिला कविता के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। यहाँ पर मोहन से तात्पर्य मोहनदास करमचंद गांधी से है। कवि गांधी जी से बहुत प्रेरित थे। गांधी जी स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों का वह डटकर मुकाबला कर रहे थे। अपने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जा रहे थे और देश को आजाद कराने की हर एक संभव कोशिश कर रहे थे। इन्हीं सब कारणों के कारण, आप लास्ट में लाइन ऐड कर सकते हैं, इन्हीं सब कारणों के कारण क्या कर रहे थे गांधी जी, जो कवि थे, वो मोहन पर क्या कर रहे थे, अपने आप को न्यौछावित कर रहे थे। उनके संकल्पों, उन्होंने संकल्प लिया था ना कि भारत को आजाद कराएंगे। इन्हीं सब संकल्पों के कारण क्या कर रहे थे, वो अपने आप को न्यौछावित करना चाहते थे। अब हम देखते हैं इसका है क्वेश्चन। ललद्या के अनुसार बंद द्वार की सांकल किस प्रकार खोली जा सकती है। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवि ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी इंद्रियों पर, अपनी इंद्रियां हैं उस पर अगर विजय पा लेते हो, अपने मन को कंट्रोल कर लेते हो, तो क्या कर सकते हो, आप विजय पा सकते हो। इसका मतलब है कि यदि आप सच्चे मायने में भगवान को पाना चाहते हो तो आपको लोभ लालच के मोह को भंग करना होगा। मतलब जो लोभ लालच हमारी मोह माया है, उससे अगर आप क्या करते हो, उस पर कंट्रोल कर लेते हो, तब आप क्या कर सकते हो, सच्चे मायने में आप क्या कर सकते हो, भगवान को पा सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 13 में। प्रश्न नंबर 3, यहाँ पे आपको 3 प्रश्न दिए गए, इनमें से 2 प्रश्न आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। राम स्वरूप का अपनी बेटी की उच्च शिक्षा जैसी बातों को छिपाना, लेकिन बाहरी सुंदरता और संगीत जैसी बातों पर जोर देना समाज की किस मानसिकता की ओर संकेत करता है। देखो क्या है, राम स्वरूप की बेटी अच्छी पढ़ी लिखी थी, तो वो जब रिश्ता देखने आए तो इस बात को नहीं बता रहे थे कि वो अच्छी पढ़ी लिखी है, बल्कि वो सुंदर है और अच्छा गाना गाती, इस बात पर ज्यादा जोर दे रहे थे। तो ये क्या दिखा रहा है, समाज में किस तरह की भावनाएं फैली हुई है, मानसिकता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर सही संकेत देते हुए बताना है।
देखो क्या लिखना है। राम स्वरूप एक आजाद पसंद व्यक्ति थे। उनके अनुसार स्त्री शिक्षा में कोई बुराई नहीं है, अपितु उनके विकास के लिए यह आवश्यक है। यही कारण था कि उन्होंने अपने पुत्री को विकास के सारे रास्ते दिए, जिसके कारण उनकी पुत्री बीए कर सकी। वह गुणी भी थी, संगीत शिक्षा, सिलाई कढ़ाई में भी निपुण थी। यह सब बातें राम स्वरूप के लिए खुले विचारों की ओर इशारा करता है। मतलब इससे पता चलता है कि वो बेटी की शिक्षा के लिए एकदम अच्छे थे, मतलब वो चाहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से शिक्षा करे। परंतु विडंबना देखिए, उन्होंने जहां उन्मुक्त भाव से अपनी पुत्री को शिक्षा दी, वहीं समाज की संकुचित मानसिकता के कारण अपनी पुत्री के विवाह के लिए उनकी शिक्षा को छुपाना चाह रहे थे। मतलब जब विवाह की बात आई तो वो ये नहीं बताना चाह रहे थे कि भी पढ़ो। ये कैसी मानसिकता है? संकुचित मानसिकता है। यह एक मजबूर पिता की ओर इशारा करती है, जो समाज की दकियानुसी सोच के आगे झुकने पर विवश था। मतलब उसकी सोच के आगे कि लोगों को अगर बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है तो ऑब्जेक्शन हो जाएगा, इससे अच्छा है उसको खाना बनाना आता है, घर के काम आते हैं, इन बातों पर ज्यादा उन्होंने जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। लेखिका की नानी ने कभी भी आंदोलन आजादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया, लेकिन फिर भी इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। यह एक कहानी यह भी के पाठ के आधार पर विचार करते हुए लिखिए। लेखिका की नानी तो वैसे प्रत्यक्ष रूप से आजादी के आंदोलन में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं रही, पर उन्होंने स्वतंत्रता की भावना को मन ही मन पनपने दिया। उन्होंने कभी अंग्रेजियत को नहीं स्वीकारा, मतलब अंग्रेजी संस्कृति को नहीं स्वीकारा, जबकि उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे। फिर भी नानी ने कभी भी अंग्रेजी शैली को नहीं अपनाया। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। लेखक अंत में इस बात से संतुष्ट क्यों था कि उनके पास मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, कलम कुछ भी नहीं है? इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर लिखिए। लेखक चाहता था कि यदि उसके पास मूवी कैमरा होता तो वह इस बाढ़ के दृश्य की फिल्म बनाता, टेप रिकॉर्डर में उन सब आवाजों को रिकॉर्ड करता, और बाढ़ के कारण पैदा हो रही थी। इसके अभाव में वह बाढ़ पर लेख लिखना चाहता था, परंतु कलम चोरी होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। पहले तो हमने रीजन बता दिया, लेकिन फाइनली उसके पास में कुछ भी नहीं था। तब क्या हुआ? आखिर में वह अच्छा कि कुछ भी उसके पास नहीं था, ये कहता है, क्योंकि इन सब के अभाव के कारण बाढ़ की विभीषिका को पूर्ण रूप से अपने मन में संजो कर रख सका। मतलब उसने सब कुछ अपनी आंखों से, प्रत्यक्ष आंखों से देखा, और उसको जो उसकी जो फील किया, उसको जो ये कहें कि एकदम सी बाढ़ आ गई थी, उसको जो फील किया, विभीषिका को पूर्ण रूप से अपने मन में संजो कर रख दिया। अगर उस समय उसके पास में कॉपी पेन कुछ होता तो उसका ध्यान जाता कि वहां पर लिखूं, कैमरा होता तो ध्यान रहता कि फोटो खींचूं, इस तरह की बातें आती। लेकिन उन्होंने एकदम उसको अपनी अच्छी एकदम एकदम अच्छे से फील किया उसको, और अपने जो मन में संजो कर रख दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 में आपको दिया गया है एक विषय 100 शब्दों में आपको क्या लिखना है? अनुच्छेद लिखना है। इंटरनेट एक नए संसार का प्रवेश द्वार, भूमिका, ज्ञान का भंडार, दैनिक जीवन को सुलभ बनाया, भविष्य इंटरनेट का। ठीक है। सेकंड है व्यायाम स्वस्थ जीवन का आधार, मशीनी युग से बढ़ती बीमारियां, व्यायाम की आवश्यकता, संतुलित आहार और निष्कर्ष, गांव जाने का अनुभव, भूमिका, खेत और बगीचों का दृश्य, साधारण जीव, आपसी प्रेम और सौंदर्य। तो ये जो क्वेश्चन है, अनुच्छेद आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसका भी एक वीडियो बना दूंगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या लिखना है? पत्र लिखना है। देखते हैं क्या है पत्र में। आपका नाम राजेश रजनी है। आपके क्षेत्र में 3 दिन से बिजली नहीं आ रही, जिसके कारण छात्र पढ़ नहीं पा रहे हैं। चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। समस्या के निवारण हेतु विद्युत विभाग को अधिकारी को पत्र लिखना है। आपका नाम राजेश रजनी है। आपको पता चला है कि आपका चचेरा भाई पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण परीक्षा में बेहद रिजल्ट जो है वो खराब है। समझाते हुए पत्र लिखना। तो ये भी देखो अपने शब्दों में आप लिख सकते हो। अगर यहाँ पे भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका एक मैं वीडियो अलग से बना दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है। 100 शब्दों में लघु कथा लिखनी है। चिकित्सक बनने का स्वप्न, मित्रों द्वारा उड़ाया गया मजाक या कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करना, या आपका नाम कैलाश और कीर्ति है। आपके हिंदी दिवस के अवसर पर आप एक आयोजन करने चाह रहे हैं, मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हुए एक ईमेल लिखनी है आपको। देखो ईमेल आया है या फिर एक लघु कथा है, ये भी आप कर सकते हैं। ये सब जो राइटिंग का स्किल क्वेश्चन है, ये एक बार मैं छोड़ रही हूँ, आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए इसके लिए, और प्रैक्टिस करके अगर नहीं हो पा रहा है तब हिंट के लिए एक वीडियो मैं बना दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रदूषण की समस्या पर 2 छात्रों के बीच, ये तो जनरल सी बात है जो अभी आप लोगों ने की थी, प्रदूषण की छुट्टियां हुई है उससे रिलेटेड। तो संवाद क्या होता है? 2 लोग जो बात कर रहे हैं, अच्छा कैसे हो, बहुत प्रदूषण हो रहा है, हाँ तुमने मास्क लगाया क्या, मास्क लगाना जरूरी है, प्रदूषण, इस तरह से कुछ भी शब्दों का प्रयोग करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
आप अजय अंकिता है, आप शिक्षक के दिशा निर्देश में एक पुस्तक प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं। विद्यालय को इसकी सूचना देते और 80 शब्दों में आपको सूचना पत्र इसके अंदर आलेख तैयार करना है। तो ये लास्ट के जो चारों क्वेश्चंस है, इसको आप खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगी। तो मेरे चैनल पर सभी सैंपल पेपर मिल जाएंगे। सभी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, कि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू गाइज।